में आपका स्वागत है। लगातार हम देख रहे हैं देश का किसान फिर से एक बार सड़कों पे आ चुका है। 3 विधेयक सरकार जो लेके आई है, लगातार उसके विरोध में किसान निकल रहे हैं। बहुत सी जगह तो लाठीचार्ज भी हुआ है जिसमें किसानों को आहत होना पड़ा है, लेकिन किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आप जैसा कि कल का एक बड़ा डेवलपमेंट रहा कि अकाली दल की नेता हरसिमरत सिंह कौर, उनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स सेट हुई है पंजाब में, उसको लेकर एक कह सकते हैं कि ये लंबे समय तक विवाद चलने वाला है। क्योंकि अगर आपको राजनीति करनी है तो किसानों को खासकर नाराज करना मुश्किल होगा। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान अभी जुड़ गए हैं। हमारे साथ आर के चड्ढा साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं और राष्ट्रीय लोकदल के जो लीगल सेल है उसके हेड हैं, प्रवक्ता भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। इसके साथ ही पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं, नरेश वशिष्ठ साहब जुड़ चुके हैं, किसान भारतीय जो किसान मोर्चा है उसके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। तो आर के चड्ढा साहब, मैं सबसे पहले तो आप ही से शुरू करूंगा। समस्या क्या है? किसानों के लिए एक बेहतर सरकार ने विकल्प दिया है, जो बिचौलिए हैं उनको खत्म करने की कोशिश की है, किसानों को सीमित मंडियों से बाहर जाके काम करने का मौका दिया गया है। फिर किस बात की समस्या है? क्यों राजनीति इस पर लगातार हो रही है? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिससे ये सारी चीजें अब होने वाली हैं, तो इसका मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि पहले फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड ई कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस है जी, एक ये है, और उसके बाद है अमेंडमेंट इन दी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 जी, और आखिर में है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस। तो ये 3 मुद्दे हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा कि फार्मर्स को इससे हेल्प मिलती है कि नहीं, जो किसान देश का अन्नदाता है उसको इस चीज का क्या फायदा होगा, और अगर उसको फायदा नहीं हो रहा तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये इसका मतलब कि इसको उनके हक में है ये। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा फार्मर्स जो ये है प्रोड्यूस एक्ट, अब इसमें देखिए कि इसमें इस ऑर्डिनेंस के इसमें ये है कि जो किसान जो पैन कार्ड होल्डर है और अगर वो कोई सेल परचेज करता है और उसमें कोई डिस्प्यूट होती है, तो उस डिस्प्यूट के अगेंस्ट जिसके साथ भी उसने की है, तो वो पहला उसको अगर कोई एक्शन लेना है अपने इस सेल और परचेज के बारे में, कोई बोलना है कि उसके साथ ये ठीक नहीं हुआ या कोई डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट के लिए सबसे नंबर 1 जो वहां का उस एरिया का एसडीएम है उसके पास होगा ये। तो जो भी वो कंप्लेंट करनी है उसके पास होगी, और उसके बाद अगर वो उसका जो भी निर्णय आता है उसके बाद अगर वो नहीं होता तो वो उसकी अपील एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या वह एक जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का गवर्नमेंट का आदमी उसके पास होगी। तो ये है, लेकिन इसमें सिविल कोर्ट के अंदर अगर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। तो इसमें सीधा गवर्नमेंट ने ये कर दिया। अब जैसे आपने अभी बोला इसमें के मंडी नहीं होगी, मंडी के थ्रू ये काम नहीं होगा। अगर ये मंडी के थ्रू अगर काम नहीं होता तो ये जो एसएमपी है, जो इसका रेट है वो किसान को नहीं मिलेगा, जो मिनिमम रेट उसको मिलना चाहिए। एमएसपी और मंडियों को लेकर आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, यही कह रहे हैं ना? क्योंकि जब वो बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल नरेश जी, जी मैं एक बार नरेश जी से इस पर रिएक्शन ले सकता। 2 महत्वपूर्ण बातें इसको लेकर आ रही है, एक तो एमएसपी को लेकर आ रही है और एक मंडियों को लेकर आ रही है। आप ये बताइए क्या ये तीनों विधेयक, जी एक सेकंड चड्ढा साहब रुकिएगा, आप मुझे ये बताइए इन 2 खास मुद्दों पर मैं जवाब देता हूँ। विप्लव जी देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक विधेयक हैं ये। किसान अभी तक जो भी था वो अपने को कुछ
जैसे पिंजरा पिंजरा होता है, पिंजरे में बना हुआ पाता था कि उसे अपनी मंडी में ही फसल बेचनी है, उसे उसे प्रदेश से बाहर ले जाने में बंदिश थी, उसे मतलब वो अपनी कीमत नहीं तय कर सकता था, वो जिस कीमत में चाहता था उस कीमत में उसको तय नहीं कर सकता था। दूसरी बात जो इनकी, जो चड्ढा जी ने कहा, देखिए मंडी की व्यवस्था रहेगी, एमएसपी की व्यवस्था रहेगी, अगर वो किसान चाहे तो एमएसपी पे बेचे और मंडी में बेचे, और उसको बाहर कहीं पे भी स्वतंत्र रूप से कोई व्यापारी, उत्तर प्रदेश का व्यापारी मध्य प्रदेश में बेच सकता है जाके, अगर उसको अच्छी कीमत महाराष्ट्र में मिलती है तो महाराष्ट्र में बेच सकता है। अभी होता क्या था कि आलू की फसल यहाँ हो रही है, आलू किसान से लिया और बिचौलिए ने और ले जाके 3 गुना 4 गुना 5 गुना दामों पे बंबई में जाके बेच दिया। अब वो बिचौली की व्यवस्था खत्म कर दी और अब किसान ही जाके अगर वो चाहता है तो अपनी जाके वहां फसल को बेचे और उसको अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, ये है। पुष्पेंद्र जी, अब मुझे ये बताइएगा कि 86% किसान तो 2 हेक्टेयर से नीचे जाएगा कैसे, और कौन जाने वाला है, सवाल ये है। देखिए बात आपकी ठीक है बिप्लब जी के जो इंडिविजुअल किसान है और जिसके पास एग्रीकल्चर सरप्लस बहुत कम होती है, उसके लिए बहुत दूर दराज के मार्केट या अंतरराष्ट्रीय मार्केट एक्सेस करना या वहां तक जाकर के अपनी प्रोड्यूस बेचना असंभव सी बात है। उससे ज्यादा उसका किराया लग जाएगा, संभव ही नहीं है वो तो मॉडल एफपीओस के माध्यम से है, उसके लिए भी सरकार ने इन्होंने कहा है। हम जो मेन 3 बिल्स हैं इसके इशू पे आते हैं। इसमें जो इन्होंने कहा है कि भाई पहले क्या था कि मंडी, अधिसूचित मंडी यानी डेजिग्नेटेड मंडी उसी के यहाँ पर बेचने का था कि भाई आप इस एरिया के या इन गांव के किसान फला मंडी आपकी लगती है वहां बेचो जी। ये बात अच्छी है कि मार्केट को ओपन किया गया है। अब इन्होंने ये कहा है कि हम मंडी की जो व्यवस्था है, एमएसपी की जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी। हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि एमएसपी मंडी की व्यवस्था, उसके ऊपर जो परचेज हो रही है वो चलती रहे। उसके अलावा यदि आप एक पैरेलल सिस्टम बना रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु उस पैरेलल सिस्टम में भी एमएसपी की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राइवेट व्यापारी हो, एक्सपोर्टर हो या प्रोसेसर हो या कोई और हो, वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे, इस तरह का एक बाध्यकारी लाइन इनमें डलनी चाहिए बिलों के अंदर लिखित में। फिर कोई आपत्ति नहीं है भाई, एमएसपी से नीचे जब कोई खरीद नहीं सकता, जो प्राइवेट हो चाहे सरकार, फ्लोर प्राइस कम से कम बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये नरेश जी से इसका जवाब ले लीजिए। नरेश जी, एमएसपी को लेकर बड़ा सवाल है और आप पर किसान भरोसा नहीं कर पा रहा है। नहीं पुष्पेंद्र जी, देखिए भरोसा वो लोग नहीं कर रहे हैं जिनको के राजनीतिक रोटियां सेकनी है और जो दलालों की या बिचौलियों की अभी तक पैरवी करते रहे। पुष्पेंद्र जी ने एक बात कही कि देखिए बिल्कुल ये जो विकल्प दिया गया है ये किसान को चूज करना है कि वो मंडी में अपनी फसल देना चाहता है या वो बाहर कहीं बेचना चाह रहा है। पहले उसकी बाध्यता थी कि मंडी में बेचेगा और एमएसपी पे जाएगा, अब उसको एमएसपी से अच्छा दाम कहीं मिल रहा है तो वो वहां बेचे, मंडी में बेचने के लिए बाध्य नहीं है वो। तो ये तो सरकार ने बहुत अच्छी सहूलियत किसानों को दी, जिसके लिए बहुत लंबे समय से किसान मांग कर रहे थे। जैसे पुष्पेंद्र जी किसान नेता हैं और इन चीजों को समझ रहे होंगे कि किसानों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि हम मंडी में ही फंस जाते हैं, हमें मंडी में ही बेचना पड़ता है, हम अपनी कृषि उपज को अच्छे मूल्यों पे जो और व्यापारी हैं उनको हम नहीं बेच पाते, हम बने हुए हैं बंदिशों में। दूसरी बात जो आपने कहा कि छोटी छोटी जोत है किसानों के पास, इसके लिए भी जो 3 बिल आए हैं, 3 विधेयक आए हैं, उनमें से एक विधेयक में ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो कॉर्पोरेट या बड़े किसान या व्यापारी वो पहले से ही किसानों के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे और उनको फसल का मूल्य भी पहले से तय हो जाएगा। अब उसमें जो भी नफा नुकसान होगा वो उस व्यापारी का या उस कॉर्पोरेट का होगा और उनको वाजिब मूल्य वो वहीं दे पाएंगे। तो ये जो छोटी जोत के किसान हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमें इसका वाजिब मूल्य मिले और ओपन मार्केट का जो मूल्य है वो मूल्य हमें मिल जाए, तो वो अगर चाहें तो कई सारे किसान एकत्रित होके एक बड़ी जोत बना के वो
किसी बड़े कॉर्पोरेट या बड़े किसान या उसको दे सकते हैं। हाँ, एक कृषि एक देश का जब आप कंसेप्ट है। जी पुष्पेंद्र जी क्या पूछ रहे थे? जी हाँ, मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा था, जो इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, कि भाई आप एक लाइन इसमें क्यों नहीं डाल देते हैं कि बाहर का कोई भी व्यापारी भी हो वो भी एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा, तब सारी समस्या का हल ही हो जाता। तो इस लाइन को डालने में आपको क्या आपत्ति है? एमएसपी पे से तो जो है प्राइवेट आदमी पैसे देगा, उसमें आपके जेब से तो वो पैसा जा नहीं रहा, तो आप एक मिनिमम फ्लोर प्राइस एमएसपी जो है उसमें डाल दीजिए लिखित में, तब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके लिए डायरेक्ट कोई आंसर बताइए। पुष्पेंद्र जी आप बिल्कुल, आप किसान नेता है, इसको समझिए कि एमएसपी का उसको ऑप्शन अलग दे रखा है। एमएसपी से ज्यादा प्राइस मिलेगा तभी तो बाहर जाके बेचेगा, नहीं तो एमएसपी पे ही बेच देगा वो। इसकी अलग से लाइन डालने की जरूरत कहां है? उसे दो विकल्प दे दिए गए, एमएसपी पे और मंडी में जाना चाहते हो वहां चले जाओ। अगर इससे अच्छा विकल्प आपके पास है, कोई अच्छा व्यापारी है जो आपकी कृषि उत्पादन को अच्छे मूल्य पे लेना चाहता है, तो आप वहां बेच दो। एमएसपी का विकल्प तो खुला हुआ है, तो उसमें अलग से लाइन डालने की जरूरत है ही नहीं। तो फिर अलग से लाइन डालने का मतलब ये हो जाएगा फिर वहां नहीं तो फिर उस बात का क्या मतलब रह जाएगा कि एक किसान एक देश, एक कृषि एक देश, ये जो व्यवस्था बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं कि पूरे मार्केट को एक देश की तरह उसको जोड़ रहे हैं, जब दो साइमल्टेनियसली व्यवस्था इकट्ठा चलेगी, यही तो किसान कह रहा है कि एमएसपी को लेकर, लोकल मंडियों को लेकर आप उस व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे और वो कॉर्पोरेट पूरी तरह से ले जाएगा, क्योंकि आपने जो जमाखोरी थी अभी तक उसको तो पूरी तरह से हटा दिया है। नरेश जी देखिए विप्लव जी, आप मुझे लगता है पता नहीं विषय को कहीं और ले जा रहे हैं जी। देखिए है क्या विप्लव जी, किसानों की सहूलियत से ही ये उसको दो, अगर एमएसपी और मंडी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता तो फिर यह बात आती कि एमएसपी खत्म कर दी गई, मंडी खत्म कर दी गई। अब किसान को दो विकल्प दे दिए गए, उसे जो दो में से जो अच्छा विकल्प लगता है उस विकल्प के साथ जाए, पहली बात। दूसरी बात, अभी बिल आया है, बिल पास होने के बाद उसमें और भी जैसे जैसे चीजें, सुझाव जो हमारे किसान नेता देते जाएंगे या किसान वर्ग से आते जाएंगे, वो उन परिस्थितियों को देख के उनमें बदलाव होते जाएंगे। ये कोई फुलन, देखिए आपने देखा है कई सारे बिल आए, उनमें बाद में जरूरत महसूस हुई कि उसमें यह बदलाव करनी चाहिए, यह व्यवहारिकता और आनी चाहिए, तो उसमें बदलाव किए जाएंगे। भाई पुष्पेंद्र जी या चड्डा जी जो बैठे हैं, सब लोग जो भी और बाद में जो भी और किसानों की सहूलियत के लिए होगा वो उसमें और बदलाव किए जाएंगे। चड्डा साहब हाँ जी, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता था जो कि साहब ने भी कही है और ये माननीय नेता जो है इन्होंने भी कही है कि आप एक चीज देखिए, जो फार्मर्स एम्पावरमेंट का एग्रीमेंट क्या है जो ये लेके आ रहे हैं, बिल लेके आ रहे हैं, अगर आप बताइए इसमें अगर बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर जो हैं वो अगर प्रायर टू दिस एग्रीमेंट जो होगा, मेन मैं एज ए वकील आपको मतलब इसके बारे में बोल रहा हूँ, अगर प्रायर टू दी मेन एग्रीमेंट वो किसान के साथ बीज और खाद और मनी का, क्योंकि उसके पास तो इतना नहीं है, कॉर्पोरेट जो है सेक्टर वो ही ये सारी चीजें उनको देगा। जब वो इतनी सारी चीजें एक हाउस उनको देगा तो क्या किसान की ये उसमें मतलब दखल होगा? तो इसके बारे में भी इनको देखना पड़ेगा कि उसमें अगर कोई गारंटी हो कि किसान को अल्टीमेटली जो फायदा पहुंचेगा वो उसको मिलेगा। मेरा ये कहना है कि इसमें इसका संशोधन भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा एम यही है जी तो किसान के लिए है जी। नरेश जी देखिए बिल्कुल चड्डा जी, ये इसमें बिल्कुल कोई भी संशय नहीं रखे कि मोदी सरकार आजादी के बाद से पहली सरकार है जो किसानों के हित के लिए एक एक काम कर रही है। उनकी सोच जो है, आप देखिए ना, जो मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था, दूसरा कार्यकाल था, इन दोनों कार्यकालों को देखें आप, एक एक फैसला, एक एक सुझाव लोगों का लेके जो भी किसान के हित के लिए हो सकता है वो सरकार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जहां पर भी ये लगेगा कि ये जो 3 बिल आप अगर ध्यान से चड्डा साहब ने पढ़े हो, पुष्पेंद्र जी ने पढ़े हो,
विप्लव जी आपने तो पढ़े ही होंगे, जो 3 बिल लाने का कारण क्या था। 3 बिल लाने का कारण ये था, एक बिल में ही काम चल सकता था, बट 3 बिल इसलिए लाया गया कि किसान को हर तरीके से हम सशक्त करें, उसको हम इतने विकल्प दे दें कि वो जहां चाहे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना चाहे तो वहां चला जाए, मंडी में बेचना चाहे मंडी में चला जाए, उसका मन है यूपी के किसान का मैं खुद मुंबई जाके बेच दूं तो वहां जाके बेच सके। मतलब उसको हर किसान को छोटी जोत से लेके हर किसान को सारे विकल्प दिए गए। चलिए, लेकिन वो विकल्प चुन। नरेश भाई, आपकी मंशा पे कांग्रेस नहीं, अब तो खुद आपकी अलायंस पार्टी अकाली दल, उसने एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा दे दिया है, अब वो आपकी मंशा पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए विप्लव जी, ये जानते हैं कि हर एक राजनीतिक दल का अपना एक एजेंडा होता है, अपना एक कंपनसेशन होता है कि भाई क्या राज्य का समीकरण है, क्या है। इस सब पे मैं भी इसलिए बात नहीं करना चाहूंगा कि हम लोग आज चर्चा जो किसानों पर कर रहे हैं, राजनीतिक चर्चा जब करेंगे तो उसपे फिर इस पर चर्चा करेंगे। बाकी आप सब समझ रहे हैं कि क्या एजेंडा है और किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। पुष्पेंद्र जी, जी ये लॉकडाउन के दौरान में लाया गया 5 जून का ये 3 विधेयक सवालों के घेरे में है। क्यों नहीं मानसून सत्र का इंतजार कर लिया गया था? विधेयक की क्या जरूरत थी? ये ठीक कह रहे हैं आपके। पहले तो ये अध्यादेश लाए अचानक, हाँ जी, फिर उसके बाद दूर दूर बैठे हुए लोग, एक दूसरे की शक्ल, क्या एक्सप्रेशन है, क्या आदमी बोल रहा है, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। जनता भी बहुत ज्यादा वो नहीं देख पा रही है। हम 3 विधेयक लाओ, आप 30 लाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने एक पॉइंट जो पूछा है, क्या आप ये चाहते हो कि प्राइवेट वाला मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे खरीदे क्या? अगर आप नहीं चाहते, एक लाइन उसमें डाल दीजिए कि भाई प्राइवेट आदमी कोई भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं खरीदेगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला हो, चाहे वो मंडी वाला हो, चाहे मंडी के बाहर वाला हो। इसमें आपका नुकसान क्या है? आप क्या फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही। बार बार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वहां बेचे, यहाँ बेचे। अरे आप एक चीज सुनो तो सही, बीच में ना बोलो। समझ की बात है पुष्पेंद्र जी, आप उसमें डाल दीजिए, जरूरत ही नहीं है। एमएसपी से कम वो क्यों बेचेगा? एमएसपी से अगर कम बेचना है, एमएसपी पे बेचना है, तो वो मंडी चला जाएगा सर। अभी सुनिए मेरी बात पूरी। आज भी आप मक्का की एमएसपी 1760 रुपए है। आप अभी बिहार के किसानों से पूछ लीजिए, 800-900 रुपए में मक्का बिक रही है ओपन मार्केट में। ठीक है, ओपन जब आप कोई चीज करते हैं तो आप एक फ्लोर प्राइस डाल देते हैं। भाई मैं कह रहा हूं डाल दो, आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो आप क्यों नहीं उसको डाल देते हो किसान को? या आप चाहते हो कि किसान उसमें आपकी किरकिरी होती रहे, आपके खिलाफ आंदोलन होता रहे, आपके एलआई छोड़ छोड़ के भागते रहे? आपका क्या इंटरेस्ट है ये ना डालने में, ये बता दो। व्यापारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं खरीदेगा, इसमें आपको क्या नुकसान है? किसान ने तो बता दिया हमें फायदा होगा, आपको क्या नुकसान हो रहा है डालने में, बताइए। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं वही तो आपसे बार बार फिर कह रहा हूं कि भाई उस लाइन को डालने की जरूरत है कहां? ये तो जबरदस्ती है कि हमें कोई, अरे हमारी तसल्ली के लिए आप डालिए। नहीं, जब ये किसान तय करेगा कि मुझे किसे बेचना है, जब उसे लग रहा है कि मुझे एमएसपी पे फायदा है तो एमएसपी पे बेच देगा, उसे लग रहा है कि इससे ज्यादा मुझे बेचना है तो वहां बेच देगा वो। मैं इसका जवाब दे दूं? इसलिए जरूरत है, अरे इसकी इसलिए जरूरत है, मैं स्टैटिस्टिक्स बता देता हूं। 30 लाख करोड़ रुपए की सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, उसमें से केवल 2 लाख करोड़ रुपए की ही एमएसपी पर सरकार खरीदती है। जैसे जो है हम इंश्योरेंस चाहते हैं, एक एश्योरेंस सरकार से चाहते हैं कि वो हो, ये आवश्यक है। इसलिए आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा उसमें। आप तो प्राइवेट वाले से कह रहे हो भाई एमएसपी से नीचे मत खरीदना, आपकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं मैं ये नहीं कहूंगा। अरे भाई वो एमएसपी से नीचे, तकलीफ क्या है? तो मैं आपकी यही जिद है, तो मैं सरकार के सामने जरूर इस पक्ष को रखूंगा। जिद नहीं है भाई, ये जरूरी है इसमें ये डाल दिया जाए कि एमएसपी से कम प्राइस पे वो नहीं खरीद सकता। जी मैं बिल्कुल आपका सुझाव जो है मैं सरकार चड्ढा साहब, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा, बिल्कुल ये ठीक इन्होंने बोला है कि आपको ये इसको किसान को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जिससे कि उसको ये गारंटी हो कि जो एक लाइन लिखनी है वो भी लिखी जाए, और साथ में आप उसमें ये भी लिखें कि जैसे मिनिमम है रेट उसके नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट जो है अगर वो नहीं होगी तो एक जो किसान है, एक आदमी
वो कहाँ जाएगा, कहाँ उस समय ये जो ऊपर के लोग कॉर्पोरेट हाउसेज और जो भी हैं सब, वो उसके अपना बार्गेन करके उसे जो भी वो मिनिमम रेट से भी जाएगा नीचे, तो फिर क्या है, उसके लिए इनको दिखना तो होगा। नरेश जी, संसद के अलावा संवाद बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि लगातार एजिटेशन तो जारी है, लगातार किसान संगठन कह रहे हैं कि सरकार का ये जो तीनों विधेयक आए हैं वो सही है। अब तो अकाली ने भी कहना शुरू कर दिया कि हमसे तो बात ही नहीं की गई इसको लेकर। नरेश जी, देखिए विप्लव जी, कांग्रेस अपने समय में खुद इस बिल को लाना चाहती थी, बट किस कारण से नहीं ला पाई, बिचौलियों का दबाव था या क्या था, ये मुझे नहीं पता, ये बेहतर आपको पता होगा क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो आप देखिए, जो आम किसान इस बिल से बिल्कुल खुश है, और मुझे लगता नहीं कि किसी को भी इस बिल में, हो सकता है जब ये बिल पास हो जाएगा और ये जब क्रियान्वयन होगा तो कुछ व्यवहारिक बदलाव की जरूरत पड़े हमें उस समय देख के, तो वो जरूर किए जाएंगे, और हर बार किए जाते रहे हैं, बार-बार किए जाते हैं। नरेश जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं प्लीज, ठीक है? बाकी जो बात आप बोल रहे हैं कि जो विरोध कर रहे हैं, तो ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके एजेंडा क्या है और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट क्या हैं। अभी तक इस देश में बिचौलियों और दलालों की प्रथाई चलती आई। ये मोदी सरकार ने आके, देखिए आप विप्लव जी, आप सेंट्रल सेक्रेटरीट को बहुत करीबी से देखते रहे हैं। पिछली सरकारों में आप देखिए, शास्त्री भवन, रेल भवन और जो भी कृषि भवन के बाहर दलालों की भीड़ लगी रहती थी। वीवीआईपी लोग पास बनवा के भेजते थे और जाते थे बिना उसके। अब कितने लोग आपको दिखते हैं, कितने दिल्ली में दिखते हैं? तो मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहले ये किया कि दलाल जो हैं, बिचौलिए हैं, उनको खत्म किया जाए। वही ये बिल लाने का कारण है कि जितने भी जो किसानों की उपज है उसका उनको अधिकतम मूल्य मिले और वो किसी बंदिश में ना रहे, वो जहां चाहे वहां अपनी फसल को बेचने के लिए स्वतंत्र रहे। जी पुष्पन जी, देखिए भाई, हाँ नरेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज जब बिल बन रहा है तब आप कह रहे हो यार पहले बनने दो, बाद में अमेंडमेंट करेंगे। अरे कह तो रहे भाई आज ही कर दो अमेंडमेंट, आज बन रहा है ना, वो अभी लाइनें लिखी जा रही हैं या पास वो हो रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें हमने ऑब्जेक्शन उठा दिया, आप कह रहे हो पहले बनने दो। अरे भाई क्या ये बन करके कोई नया बन जाएगा? अरे आज ही इसमें आप डाल दीजिए कि एमएसपी मिनिमम कोई जो है उससे नीचे नहीं खरीदेगा, बात खत्म हो जाएगी। नहीं पुष्पेन जी, देखिए पुष्पेन जी, एक सेकंड नरेश जी, पुष्पेन जी, नरेश जी बीजेपी की तरफ से बैठे हैं, उसी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। वो कह रहे हैं आम किसान को दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप जैसे किसान नेताओं को है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बिल्कुल, अरे मैं तो कह रहा हूं इस रिफॉर्म का हमने स्वागत किया है, लेकिन इसमें एक लाइन कमी है, वो मुख्य लाइन है। आप इसका उदाहरण दूं तो आप कह रहे हो शादी ब्याह बारात दहेज दावत बहुत बढ़िया, लेकिन दुल्हन नहीं दूंगा, तो भाई शादी कैसे होगी? आप प्राइस इंश्योर करिए, प्राइस ही तो चाहिए मुझे अपनी उपज का, उसके लिए आप एक लाइन डाल दीजिए। एमएसपी पर बोला, लेकिन पुष्पेन जी अब मैं थोड़ा सा एक आपसे क्वेश्चन ले लेता हूं। पुष्पेन जी, लोकल मंडियों को लेकर जो एक अप्रीहेंशन जताया जा रहा है कि लोकल मंडियां खत्म हो जाएंगी, आखिर वो लोग भी लोकल मंडियों के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदते थे, लोडिंग अनलोडिंग कराते थे, एक पूरी व्यवस्था चल रही थी उनकी। उस व्यवस्था को अगर खत्म होता है, उनके साथ भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्या आप मानते हैं कि पूरी तरह से जो छोटी मंडियों की व्यवस्था खत्म हो जाना एक बड़ा इश्यू बनेगा? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि वो व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए, उल्टे वो और मजबूत चलनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। एमएसपी व्यवस्था, मंडी व्यवस्था मजबूत रखते हुए एक और पैरेलल सिस्टम ये बनाते हैं जिसमें एमएसपी को लागू करते हैं, तब कोई आपत्ति नहीं होगी। और इनकी जेब से फूटी कौड़ी नहीं जा रही है, फिर भी ये उसको एमएसपी को डालने में देखिए आपके सामने है कितनी नानुकुर कर रहे हैं। अरे आज जब वो बन रहा है बिल तो आज डालिए, बाद में क्या होगा, बाद में क्या देखा जाएगा? अरे हो जाएगा, अजी लिखित में नहीं देंगे। अरे लिखित में क्यों नहीं देना चाहते हैं आप? लिखित में दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। नरेश जी, पुष्पेन जी, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि बिल जब ये बन जाएगा इसके बाद और भी जो भी व्यवहारिक दिक्कतें, अरे बाद क्या होता है भाई, गलत है बस बात आपकी। आज क्यों नहीं, अरे सुन, आज क्यों नहीं ये बताइए पहले। मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, आपके पीछे की जो आवाजें हैं वो समझ रहा हूँ कि कौन लोग आपको बैकिंग कर रहे हैं। एक मैं तो
हमारी सरकार ये नहीं कह रही है ये गलत आपका आरोप है। कोई बदलाव नहीं होगा। जो भी व्यवहारिक दिक्कत किसानों को आएंगी और किसानों को जो सहूलियतें चाहिए होंगी वो हम समय समय पे इसमें अमेंड करते रहेंगे, बदलाव लाते रहेंगे। नरेश जी इसका मतलब है, नरेश जी आप व्यापारी की भाषा बोल रहे हैं, व्यापारी की भाषा बोल रहे हैं। पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, आप इसका सीधे तौर पर मतलब है कि जब सरकार अध्यादेश लेके आई थी तो जो इसकी मेन पार्टीज थे यानी कि किसान थे, राजनीतिक दल थे, आपने किसी से कोई बात नहीं की, आप अध्यादेश ले आए, आप उसे बिल में परिवर्तन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए किन से चर्चा की जाए? कांग्रेस से चर्चा की जाए? अरे साहब मुझे बताइए, कांग्रेस सुन तो लीजिए, किसान संगठन राकेश टिकैत कह रहे हैं हमसे बात ही नहीं हो पाई है। नहीं कोई बात नहीं हुई, हो पाई। नहीं विप्लव जी किसान संगठनों से बात हुई है, किसानों से बात हुई है। आपके संगठन का नाम लीजिए, आपने किस संगठन से बात करी है? किसान संगठन तो लीजिए, मैं सुन तो लीजिए। हमारे किसान मोर्चा के द्वारा किसानों से, लाखों किसानों से बात करने के उपरांत उनके सजेशन लेने के बाद ये बात की, हमने उन मठाधीश किसान संगठनों से बात नहीं की है जो किसानों को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं और उन्हीं किसान संगठनों को दिक्कत हो रही है। आप अभी बात कर रहे थे आरजेडी, उसकी सॉरी आरएलडी की बात कर रहे थे, उनके प्रवक्ता आए नहीं इसलिए मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आप मुझे बताइए, आपके चड्डा साहब आरएलडी के प्रवक्ता हैं, आपके साथी हैं? अच्छा तो चड्डा साहब मुझे बताइए, क्षमा चाहूंगा चड्डा साहब मुझे बताओ, आप लोग किसानों की राजनीति करते हो, मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, आपके नेता माफ कीजिए, इसमें क्या राजनीति? अगर हम उनके हक की बात बोलते हैं क्या? अरे मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। मैं एक बात कंप्लीट कर लूं, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे मैं कंप्लीट कर लूं। आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी के नेता कहीं दिखते ही नहीं है, वो किसानों के नेता हैं और किस विरासत को वो संभाल रहे हैं, मतलब चौधरी साहब की विरासत को संभाल रहे हैं, कहीं जाते नहीं। नरेश भाई अब आप चाहते हैं जवाब ले लीजिए। नरेश जी जवाब ले लो। मैं कैसे मान लूं कि आप बैठे हैं जी? आप पर एलिगेशन लगाया है चड्डा साहब की बात। अरे चड्डा साहब मेरी बात सुनिए, आपकी पार्टी पर बीजेपी एलिगेशन ये लगा रही है, किसान मोर्चा एलिगेशन लगा रहा है कि आपके नेता दिखते नहीं है, केवल राजनीति करने आते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है इनका कहना। अगर आप उनके बात ही नहीं करेंगे और फिर कह देंगे वो दिखते नहीं है। चड्डा साहब माध्यम है बात करने के, आप ये तो देखिए। मुझे आप बता दीजिए, पिछले 5 साल में कितने आंदोलन आपके नेताओं ने किए? 5 आंदोलन बता दीजिए, सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूं मैं। 5 साल में 5 आंदोलन बता दीजिए, वो दिखते ही नहीं है। मेरे ख्याल आप मुद्दे को नहीं, ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हो नरेश जी। देखिए, बैठे रहते हैं, हम केवल इस पे बात करें, करता हूँ हम केवल इसमें बात करें कि इन बिलों में क्या कमी है, कैसे करना है इसको। लाया गया है और इस बिल को लाने में केवल बिल पे बात करिए, बिल पे, केवल बिल पे बात करिए और बातें ना करिए। 5 मिनट, अब एक सेकंड, आप तीनों को रोकना चाहूंगा, बस मेरे पास 5 मिनट और शेष बचा है। मेरा अंत में जो ग्रीवांश है, नरेश जी बहुत संक्षेप में बताइए, किसानों के जो ग्रीवांश है उसको निपटाने को आप तैयार हैं? बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, किसानों का एक शिकायत, एक परेशानी होगी, उसको दूर करने के लिए मोदी सरकार तत्पर है। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी आपको देखिए, बिल आज बन रहा है, 3 महीने पहले इसका अध्यादेश आया था, 3 महीने से हम कह रहे हैं। दैनिक जागरण में मैंने लेख लिखा, नवभारत टाइम्स में लिखा, अनेक टेलीविजन चैनल पे मैंने कहा और जगह लिखा कि भाई इसमें एमएसपी की बात डाल दीजिए लिखित में। उसको इन्होंने अब कन्वर्ट भी कर दिया, लोकसभा में पास भी हो गया, अब राज्यसभा में पास कर देंगे, फिर कहेंगे बाद में करेंगे। यार, बाद का मतलब है कि आप नहीं करना चाहते, आप इसको कर दीजिए, वरना भारी विरोध आपको सहन करना पड़ेगा, अन्यथा हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चड्डा साहब अंतिम आपकी टिप्पणी। चड्डा साहब ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया अप्रोच, हमारे आरएलडी के एक देशवाल साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये सारी चीजें लिख के दी है। ये इनका कहना गलत है क्या? हम इस मामले में ये चाहते हैं कि किसान के साथ कोई विश्वासघात नहीं होना चाहिए, बस निश्चित रूप से विश्वासघात नहीं होना चाहिए। और ये निश्चित रूप से इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिचौलियों से इन किसानों को मुक्ति करने का एक रास्ता दिया जाना चाहिए। जहां तक एमएसपी की बात है, मैं पुष्पेंद्र जी से बिल्कुल सहमत हूं कि एक
न्यूनतम जो प्राइस है उसको, उसका निर्धारण किसानों के लिए बहुत जरूरी है। और यही शंका के कारण लाखों किसान धीरे धीरे निकल रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति सब करते हैं, वो बीजेपी करेगी, कांग्रेस करेगी, वो सभी राजनीतिक दलेंगे। लेकिन फिलहाल अंतिम में मैं यही उम्मीद करना चाहूंगा कि अन्नदाताओं के साथ निश्चित रूप से इस देश में इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो लॉकडाउन के दौरान जो समय देखा, इन्हीं अन्नदाताओं के कारण इस देश को हम चला पाए हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।